नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज के कोटेशन शुरू करते हैं, देखते हैं कोट क्या है आज का। और ये आपके लिए तो बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि आज तो पूरा दिन पढ़ेंगे और फिर शाम तक पता चलता है कि किताब ही नहीं खोला। तो क्या है कि खुशी तभी मिलेगी आपको जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोचते तो लाख चीज़ें, करते एक भी नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो आजकल की जनरेशन परेशान होती है कि डिप्रेशन में जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा एक मेन रीज़न होता है कि आप सोचते तो बहुत कुछ हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते हो, ना तो खुद पर ना किसी प्रोसेस पर। तो यही था आज का कोट। एक दिन करके देखिए, कोई रूटीन अगर एक दिन आप सुबह से शाम तक मैनेज करेंगे तो आपको शाम को एक अलग ही एनर्जी मिलती है। आप करके देखिए एक दिन, फिर आप मुझे बताइएगा कि सही था या गलत। अगर 6 घंटे पढ़ने का रूटीन बनाया है तो एक दिन 6 घंटे पढ़कर देखिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना सारा दिन आपने बिना 6 घंटे पढ़े बिता दिया। तो एक बार करके देखिएगा। चलिए शुरू करते, देखते हैं हेडलाइन क्या है आज। ये हेडलाइन है कि पैनल होल्ड बैक इट्स रिपोर्ट ऑन क्राइम बिल। जो भारत सरकार जो है वो सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव करने जा रही है। ये सब कब के कानून है? तो 1861 ईस्वी, लगभग 150 वर्ष पुराने सारे के सारे कानून हैं, 150 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं। इन सभी कानूनों में परिवर्तन हो रहा है तो उसको लेकर पैनल के पास गया था। वो जो पैनल का मुद्दा है वो हमारे काम का नहीं होता है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर पॉलिटी में GS2 में या GS1 के पेपर में करंट से पूछा गया तो ये सवाल इस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना 95% से ज़्यादा है, क्योंकि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कानूनी सुधार लागू करने जा रही है भारत सरकार। आज़ाद भारत का, सही सुन रहे हैं आप, सबसे बड़ा कानूनी सुधार लागू करने जा रही। जो आईपीसी और सीआरपीसी पर के लॉ वकील बने, बेचारों को फिर से सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा कानून ही बदलने जा रहा है। पूरा तो नहीं बदलेगा लेकिन आधुनिक तरीके से उसको बदला गया है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टाइम बाउंड बनाया गया है, जो सबसे बड़ा चीज़ है अपने न्याय प्रणाली का, कि इसमें कोई समय होता ही नहीं था। पुलिस कभी भी जांच कर रही है, खींचे जा रहा है, साल भर बाद चार्जशीट दायर हो रहा है। तो ये सब जो इसमें खामियां थी इसको दूर करने की कोशिश की है भारत सरकार ने। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इसको नाम दिया गया भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता इसको नाम दिया गया। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर करके होता था सीआरपीसी और आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और तो इसको नाम भी बदल दिया गया है। और मुख्य रूप से क्या है, ये तो 2023 में बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि 150 वर्ष पुराने कानून चले आ रहे थे। कई सारे कानून तो घिस कर अब कमज़ोर पड़ गए थे, जिसके लूप होल का फ़ायदा किनको मिल जाता था? तो अपराधियों को मिल जाता था। तो देखते हैं कि क्या है वो बिल, देखते हैं। बाकी ये पैनल के पास गया है, ये सब झगड़ा झंझट चलता रहेगा। कांग्रेस अगर सरकार में रहती तो बीजेपी उसका आलोचना करती, बीजेपी अगर सरकार में तो कांग्रेस उसका आलोचना कर, उनका काम ही है यही आलोचना करना, ठीक ना। तो चलते हम लोग देखते हैं कि क्या है ये मुद्दा। क्या देखिए, क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा न्यायिक सुधार है। न्यायिक सुधार क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं, मैं उन कमेटियों के नाम भी बताऊंगा, बस आप अंत तक देखिएगा। ये सबसे लेंथी टॉपिक होगा आज का, आज के आर्टिकल से भी लंबा जाएगा ये। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस टॉपिक को अलग से भी पढ़ाता तो भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर चूंकि बच्चे ज़्यादा देखते हैं इसलिए मैं इसको इसमें शामिल कर रहा हूं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करेगा। किसको करेगा? आईपीसी 1860। अब मुझे एक बात बताइए, 1860 में भारत का वाइसराय कौन था? तो कैनिंग था उस समय वाइसराय, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक जो सीआरपीसी की जगह पर स्थान लेगा। आईपीसी को कौन प्रस्तावित करेगा? तो भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड को, इंडियन पिनल कोड जो चलता था उसको प्रतिस्थापित करे, रिप्लेस करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 किसको रिप्लेस करेगा? तो सीआरपीसी जो 1898 ईस्वी में बनाया गया था उसको रिप्लेस करेगा। यही 2 मुख्य रूप से बड़े कानून हो गए। उसके बाद से भारतीय साक्ष्य विधेयक जो आपका साक्ष्य होता है जो क्राइम वगैरह में, वो भी विधेयक कब का था? तो 1872 ईस्वी का था। उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है। किससे? तो भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के द्वारा उसको रिप्लेस किया जाएगा। ये 3 सबसे बड़े, आज़ाद भारत के सबसे बड़े न्यायिक सुधार में से एक होंगे। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़े कानूनी सुधार होंगे। टिप्पणी देखते हैं क्या है।
भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, जिसे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के मद्देनजर वर्ष 1860 में तैयार किया था। प्रथम विधि आयोग किसके अध्यक्षता में बना था? तो मैकाले इसी के अध्यक्षता में बना था 1833 ईस्वी में, ये भी पता होगा। और दंड संहिता प्रक्रिया सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करता है। आपराधिक कानून के लिए कौन सा है? सीआरपीसी। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हो गया था सीआरपीसी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, जो इंग्लैंड की काउंसिल है, उसके द्वारा भारत में पारित किया गया था और भारतीय न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रण करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का यह शामिल करता है। तो ये तीनों का बारे में आपको पता तो चल ही गया होगा, तीनों क्या क्या है, और इन्हीं तीनों में मूल रूप से बदलाव किया जाएगा। आपराधिक न्याय प्रणाली की बात क्या हो रही है भाई? तो आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनी प्रक्रियाओं और संस्थाओं का समूह है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों का अधिकार तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराध को रोकना, पता लगाना, दोषियों पर मुकदमा चलाना व दंडित करना है। आपराधिक कानून का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर अपराध हुआ है तो पहली बात इसको ध्यान रखिएगा, और उस अपराध पर कानून भी होना चाहिए। अगर कोई अपराध ऐसा हुआ है जिस पर कोई कानून नहीं है अभी वर्तमान में, तो उस पर सजा नहीं हो सकती है उस अपराधी को। आपराधिक कानून जो होते हैं वो भूतलक्षी प्रभाव से, यानी कि पास्ट में जाकर उसको लागू नहीं किया जाता है। जबकि मान लीजिए कर संबंधी या वेतन संबंधी कोई कानून है, या रिटायरमेंट संबंधी कोई कानून है, या पेंशन संबंधी कोई कानून है, तो उसको बैक में जाकर लागू कर सकती है। मान लीजिए 2023 में वो कानून पारित हुआ, लेकिन भारत सरकार बोलेगी कि ये कानून 2012 से लागू होते हैं। लेकिन आपराधिक जो कानून होता है, जिसमें अपराधियों को सजा दी जाती, ऐसे कानून को बैक में जाकर कभी भी लागू भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। भूतलक्षी प्रभाव ये शब्द यूपीएससी ने पूछा हुआ है अपने पीटी के स्टेटमेंट में डालकर, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें पुलिस बल, न्यायिक संस्थान, विधायी निकाय और फॉरेंसिक व जांच समितियों जैसे अन्य सहायक संगठन भी शामिल होंगे, इसमें प्रक्रिया में शामिल होंगे। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन क्या क्या है? अब यहीं से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस परिवर्तन को ध्यान में रखिएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और याद होना भी चाहिए। ये रटने की चीज़ नहीं है, पढ़िए 1 बार 2 बार याद हो जाएगा, रटना नहीं है इसको बैठ करके। यह विधेयक आतंकवाद व अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता की चुनौती जैसे अपराधों को परिभाषित करता है। पहले के कानून में ये चीज़ परिभाषित नहीं था। अगर डिफिनेशन दे दिया गया, डिफाइन कर दिया गया किसी को, यानी कि उसका दायरा क्या हो जाएगा? उसका दायरा जो है वो सीमित हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, उसका दायरा सीमित हो जाएगा। परिभाषित करता है जिनका पूर्व में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लेख किया गया था। यह राजद्रोह के अपराध को, जो राजद्रोह का मुकदमा होता है, उसके रोकने पर केंद्रित है, जिसकी औपनिवेशिक विरासत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, जो स्वतंत्र भाषण व असहमति पर अंकुश लगाता है। यह मॉब लिंचिंग के लिए, पहले इसके लिए कानून कोई नहीं बना था अपने देश में, कोई निश्चित कानून नहीं था। ठीक है, मर्डर वगैरह का चार्ज लग जाता था, भीड़ की हिंसा का चार्ज, उस पर कोई ऐसा चीज़ नहीं था हमारे पीनल कोड में। तो मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ था, क्योंकि देश से बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई थी जहां पर धर्म के नाम पर और अलग अलग चीज़ों के नाम पर लोगों को मार दिया जाता था। तो इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया, जो हाल के वर्षों में खतरा रहा है। मॉब लिंचिंग पता ही है, मॉब लिंचिंग किसको नुकसान पहुंचाता है आप मुझे बताइएगा? ये सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाता है? तो ये समाज को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सजा देना किसका काम है? मान लीजिए किसी ने सड़क पर कोई क्राइम किया भी है, तो सजा देना किसका काम है? पुलिस का काम है जांच करना, सजा देना काम है न्यायालय का। अगर लोग सजा देने लग जाएंगे सड़क पर, तो सोचिए कल को क्या स्थिति बनेगी। तो लोगों को हिंसक बनाने से, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए मॉब लिंचिंग जैसी जो चीज़ें होती हैं, इस पर रोक लगाने की बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी को लेकर कानूनी बनाया गया है। इसमें विवाह के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 वर्ष के कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है। अगर महिलाओं से झूठे वादे करके उनका शोषण किया जाता है, तो इसको लेकर 10 वर्ष का कैद, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का कानून बनाया गया है, और ये ज़रूरी चीज़ होता है। यह विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का परिचय देता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने में मदद देता है। जो कई सारे छोटे छोटे अपराध होते हैं, उसको लेकर इस कानून में बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि जेल में ही डाल दिया जाए, बल्कि क्या बोला गया है कि सामुदायिक सेवा, यानी कि हो सकता है उसको बोल दिया जाए कि आप जाइए और सब कुछ सेवा कीजिए समाज की, उसको सजा के तौर पर यदि दिया जाए। इससे क्या होगा? इसको बोलते हैं सुधारात्मक अप्रोच।
जेल में इसलिए पहले कैदियों को रखा जाता था ताकि वो सुधर सके, वहाँ पर बैठ के चिंतन मनन कर सके कि यहाँ पर मुझे क्यों रखा गया है। लेकिन जेल में जाने के बाद अब तो वो और बड़े अपराधी बनकर वापस आते हैं, क्योंकि जेल अपराधियों का गढ़ होता है। इसलिए भारत सरकार बोल रही है कि जेल के भीड़ भाड़ को कम करो। छोटी छोटी सजाओं के लिए लंबे लंबे वर्षों से जेल काट रहे हैं लोग, तो उसको कम करके सामुदायिक सेवा या कोई और उपाय निकाल सकते हैं जिससे जेल में ना हम सबको भर दें। ओके, अगला देखिए, इस विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस विधेयक का, अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है। चार्जशीट आपको 180 दिन में 6 मंथ में दाखिल करना ही करना होगा, उसका कोई और उपाय नहीं होगा, पुलिस को करना ही होगा, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है। ये जो चलता रहता है कि 10 साल खींच रहा है, चार्जशीट का मतलब होता है कि आरोप तय हो गया है, ठीक है, उस पर कौन कौन से आरोप आरोप नहीं, उसने कौन कौन से क्राइम किए हैं उसके तहत आईपीसी और जो सीआरपीसी के सेक्शन है वो लगा दिए जाते हैं, पुलिस कोर्ट के सामने रख देती है, उसके बाद उस पर बहस शुरू होता है, उस पर फिर कोर्ट में काम होता है, आगे का चीज़ सजा दिलाना किसका काम होता है, तो कोर्ट का। लेकिन चार्जशीट दाखिल कराना किसका काम होता है, तो पुलिस का या जांच एजेंसियों का काम होता है। वो ये तय कर देती है कि इस आदमी ने ये अपराध किए हैं, इसने मान लीजिए 376 का अपराध किया है, इसने 302 का अपराध किया है, तो ये जो आप 302 376 वगैरह सुनते हैं ये क्या है, यही चार्जशीट में दायर की जाती है। बड़ा ही सोच समझ कर लगाया जाता है ये चीज़, क्यों, क्योंकि एक एक चीज़ पर बहस होता है कोर्ट में और उसके बाद से इसको खारिज किया जाता है या तो इसको रखा जाता है। उसको जो सज़ा होती है वो चार्जशीट में कौन कौन से मुकदमे उस पर लगाए गए, कौन कौन से धाराएं उस पर लगाई गई हैं, इसी का आधार पर किसी को सज़ा होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था इसका कि 180 दिन अब तय कर दिया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि पुलिस को शिकायत की स्थिति के विषय में 90 दिनों में सूचित करना होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है। अगर कोई शिकायत आपने पुलिस के पास किया, कंप्लेन अलग होता है, एफआईआर अलग होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपने किया है तो उसको 90 दिन के भीतर सूचित करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंप्लेन कर दिया और वो सो गया, 1 साल बाद भी कोई अता पता है नहीं। और ये 90 दिन की समय सीमा में मेरे हिसाब से ज़्यादा है, 30 दिन का समय देना चाहिए, तो उसके भीतर आपको रिपोर्ट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए क्या क्या है। ये था न्याय संहिता में परिवर्तन। अब है नागरिक सुरक्षा, जो सीआरपीसी की जगह लेगा, उसमें परिवर्तन में क्या क्या बोला गया है। यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है, टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कार्रवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति भी मिलती है इसी के तहत में। ओके, अगला क्या है, यह विधेयक यौन हिंसा के व्यक्तियों के बयान के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है, जो सबूतों को संरक्षित करने या बलपूर्वक या हेरफेर करने में मदद कर सकता है, रोकने में मदद कर सकता है। अगर यौन हिंसा के कोई शिकार हैं तो उनके बयान वगैरह आप वीडियो पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, एक अच्छा सबूत होगा वो। इस विधेयक में यह आवश्यक है कि पुलिस 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करे। मान लीजिए कोई ऐसा केस दायर हुआ था जिसमें 7 वर्ष अधिक की सजा है और पुलिस उसको वापस लेना चाहती है, तो उससे पहले जो पीड़िता है, जिस वो विक्टिम है, उससे ज़रूर संपर्क करना पड़ेगा आपको, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय से समझौता या उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जस्टिस ही अल्टीमेट गोल होता है किसी भी देश का, समाज का। सीआरपीसी की धारा 41A को धारा 35 में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी रैंक के किसी अधिकारी को पूर्व स्वीकृति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। खासकर 3 वर्ष से कम सजा वाले दंडनीय अपराध के लिए 60 वर्ष अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए ये एक विशेष प्रावधान भी इसमें किया गया है। यह फरार अपराधियों के संबंध में न्यायालय को उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है। जैसे मान लीजिए कोई भाग गया और भगोड़ा हो गया, जैसे बहुत सारे लोग अपने देश से भाग भाग के बाहर गए हैं, तो अगर नहीं है तो भी वो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। आप भाग गए, कोई बात नहीं, भागिए। इससे पहले होता था कि न्यायालय में उस व्यक्ति को उपस्थित होना होता था, तभी जाके वो मुकदमा आगे बढ़ता था। अब क्या है, आप भागना है भागिए, भगोड़ा हो गए तो कोई बात नहीं, आपका मुकदमा तो चलता ही रहेगा। ये भी परिवर्तन किया गया है। यह मजिस्ट्रेट को, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। मजिस्ट्रेट अब इन सब इलेक्ट्रॉनिक आधार पर भी अपराध का संज्ञान ले सकता है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के अंतर्गत, राष्ट्रपति के पास 60 दिन के अंतर्गत दाखिल किए जाने चाहिए। 30 दिन के अंतर्गत जब आपको मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको सजा दे दी कि भाई इसको लटका दो,
तो उसके बाद क्या होगा, 60 दिन के अंदर अंदर आप राष्ट्रपति जी के पास गुहार लगा सकते हैं। उसके बाद आप राष्ट्रपति जी के पास भी गुहार नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी, किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति जी के जो फैसले हैं उसका पुनरावलोकन कर सके, उसका न्यायिक समीक्षा कर सके, उसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब जो तीसरा जो कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे इसको भी पढ़ लीजिए जरा। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को इस बार ज़्यादा मान्यता दी जा रही है क्योंकि ये युग ही हो गया इलेक्ट्रॉनिक का। इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी साक्ष्य जनरेट हुआ है तो उसको भी माना जाएगा, जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता, अखंडता, विश्वसनीयता आदि के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है, जो डिजिटल डेटा के दुरुपयोग या छेड़छाड़ को रोक सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो साक्ष्य होंगे उसको भी ये मान्यता देता है। यह डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, हिरासत की श्रृंखला आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान करता है। जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा दे सकता है। जो जैविक साक्ष्य होते हैं, जो आपके बायोलॉजिकल साक्ष्य होते हैं, डीएनए हो गया, जीनोम हो गया, तो इन सब चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। यह विशेषज्ञ की राय को मेडिकल राय, लिखावट विश्लेषण आदि जैसे साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो किसी मामले में संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोष होने की अवधारणा का परिचय देता है, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा। अगर किसी पर दोष साबित नहीं हुआ है तो वो आदमी निर्दोष होगा, ना कि वो दोषी होगा। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगला है कि भाई कौन कौन सी समितियां ऐसी हैं जिसने इसको सिफारिश दी थी, और यही से समितियों से काफ़ी सारे सवाल पूछ ले जाते हैं, और पूछे नहीं भी जाएंगे तो भी एक परफेक्ट आंसर करने के लिए, आपको लिखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बोहरा समिति 1993 राजनीतिक अपराधीकरण, राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के बीच साठगांठ की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। 1993 में इसका गठन किया गया था। इसने सिफारिश की कि विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी एकत्र करके तथा ऐसे तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संस्था स्थापित किए जाने चाहिए। बोहरा समिति 1993 में इसने ये राय दिया था। मलिमत समिति 2003 आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु इसने विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए सिफारिश की। कुछ प्रमुख सिफारिश इस प्रकार हैं। देखिए, छोटे मोटे उल्लंघन के अपराधों की एक नई श्रेणी सामाजिक कल्याण अपराध कहलाती है, जिससे जुर्माना लगाकर या सामुदायिक सेवा द्वारा निपटा सकती है। भारत सरकार ने इसको शामिल भी किया है। भारत सरकार ने सामुदायिक सेवा को एक बनाया है कि भाई सजा के रूप में आप यही दे सकते हैं। अगला क्या है? प्रतिकूल प्रणाली को एक मिश्रित प्रणाली से बदलना, जिसमें तार्किक प्रणाली कि कुछ तत्व शामिल हो, जैसे न्यायाधीशों को साक्ष्य एकत्र करने तथा गवाहों की जांच करने में सक्रिय भूमिका निभाने की भी अनुमति देता है कि न्यायालय जो न्यायाधीश हैं वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दोष सिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्य के मानक को उचित संदेह से परे से घटाकर स्पष्ट और ठोस साक्ष्य करना, ये भी शामिल किया गया था। इसमें सिफारिश की गई थी, अब इसको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृतियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना, अगर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में के सामने आपने स्वीकार किया है तो उसको साक्ष्य के रूप में मान्यता देने के लिए भी इसने सिफारिश की थी। लेकिन ये आज भी मान्यता नहीं होता है। पुलिस के सामने अगर आपने कुछ, पुलिस के कस्टडी में अगर कुछ स्वीकार भी किया है तो न्यायालय में वो स्वीकार योग्य नहीं होता है। तो इन दोनों समितियों को जरूर ध्यान में रखिएगा। एक और समिति है माधव मेनन समिति, 2007 में बनी थी। इस समिति की स्थापना आपराधिक न्याय पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिए की गई थी और कई सारे सुझाव इसने दिए। आपराधिक न्याय के हर चरण में मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना, जो सजा देने के बजाय अपराध से होने वाले नुकसान को ठीक करने पर केंद्रित होता है। आपराधिक न्याय में शामिल विभिन्न एजेंसी जैसे पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन आदि के बीच समन्वय और सहयोग में सुधार की भी बात की गई थी इसके द्वारा। तो ये कुछ मुख्य समितियाँ थी और ये पूरा आपको मैंने डिटेल में समझाया है। इसको जरूर अलग से नोट डाउन करके रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये, और यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है और यहाँ से पूछा भी जाएगा। अब चलते हैं आज का आर्टिकल, देखते हैं क्या है। देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है। आज का आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक है। ये बार बार मैं रिपीट नहीं करता हूँ ये शब्द, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और क्या है वो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो। यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन, इसने क्या लागू किया है, इसने कार्बन सीमा कर को लागू किया है। यानी कि उसके सीमा में प्रवेश करने से पहले आपको कार्बन एमिशन का एक टैक्स देना पड़ेगा।
और जिन जिन देशों के दुनिया भर में कानून यूरोपियन यूनियन के कानून से मैच नहीं करते हैं इको फ्रेंडली रूप से या पर्यावरण के संबंधित, उन सभी देशों को इन कानून का पालन करना पड़ेगा। यानी कि सबको अपने कानून के पैरामीटर किसके ऊपर करने पड़ेंगे, तो यूरोपियन यूनियन के लिए। अब सबके लिए पैरामीटर तो अलग अलग हो सकता है। कोई डेवलप कंट्री है उसके लिए पर्यावरण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा, लेकिन कोई अगर डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया है या और भी डेवलपिंग नेशन का आप उदाहरण ले सकते हैं, तो इनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था होता है, लोगों का सामाजिक कल्याण होता है, न कि पर्यावरण होता है। पर्यावरण जैसी चीज़ें तभी आपको समझ में आती जब आपका पेट भरा हुआ होता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये, भारत के एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है मामला। तो विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा कर संग्रहण की योजना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी कि भारत के निर्यात लागत बढ़ा सकती है। जो भारत यूरोपियन यूनियन को निर्यात करता है जो चीज़ें, मान लीजिए 100 रुपये का कोई वस्तु अगर निर्यात करता है तो हो सकता है उसका दाम 110 रुपया हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में वो महंगा हो जाएगा, हमारे सामान पूरे यूरोप में महंगे हो जाएंगे। और हमारे सामान अगर महंगे होंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लग जाएगा। अक्टूबर 2023 से भारतीय निर्यातकों को लगभग प्रत्येक 2 माह पर अपनी प्रक्रियाओं के संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा। प्रत्येक 2 माह पर, अक्टूबर 2023 के बाद से प्रत्येक 2 माह पर इनको क्या करना पड़ेगा, भारतीय निर्यातकों को अपना अपना डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा 2 माह पर। यूरोपीय संघ के पास जल्द ही भारतीय निर्यातकों की प्रक्रिया पर पेश दस्तावेज की जांच करने के लिए स्थानापन्नकर्ता वेरीफायर्स होंगे, सत्यापनकर्ता होंगे। वर्तमान में यह केवल इस्पात, वर्तमान किस किस पर लागू होगा, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन, बिजली पर लागू होगा। इस्पात जो होता है, स्टील इंडस्ट्री, ये हमारे कोर इंडस्ट्री में शामिल है। उर्वरक भी हमारे कोर इंडस्ट्री में शामिल है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कोर इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा ये चीज़। लेकिन भविष्य में से यूरोपीय संघ के सभी आयातों तक विस्तारित किया जाएगा। अभी यूरोपीय संघ ने इन वस्तुओं के आयात पर, अगर यूरोपीय संघ में ये सब वस्तुएं जा रही हैं, इन सभी के आयात पर बाकी चीज़ों को लागू कर रही है, एक्ट को लागू कर रही है। और आने वाले समय में जो बाकी के उत्पाद होंगे उन पर भी इस एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं क्या है ये EU कार्बन सीमा कर आखिर में है क्या, इसी को जरा समझते हैं। यूरोपियन यूनियन का कार्बन सीमा कर क्या होता है और क्यों इसको शुरू किया गया है। तो देखिए क्या है कि EU का कार्बन सीमा कर जो है, यह कार्बन सीमा समायोजन तंत्र एक नीतिगत उपाय है। क्या बोला गया है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, जिसका उद्देश्य EU में आयातित कुछ वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य अधिरोपित करना है। अगर आपने स्टील बनाया है और उसके उत्पादन के दौरान आपने कार्बन का उत्सर्जन किया तो उस पर कुछ मूल्य लगाया जाएगा आपके ऊपर। ओके, क्या है अगला, यह फिट फॉर 55 इन 2023 पैकेज, अब इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा, का एक भाग है जो यूरोपीय जलवायु कानून के अनुपालन में वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने की यूरोपीय संघ की एक योजना है। जिसमें उसने बोला है कि 1990 के कंपेयर में 2030 में हम क्या करेंगे, तो कम से कम अपने कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन, उसे 55% की हम कटौती लाना चाहते हैं। इसीलिए ये एक्ट लाया है हमने। अगला देखिए क्या है, CBAM, यानी कि इसी की बात हो रही है। उन देशों में सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन के आयात पर लागू होगा जिनकी जलवायु नीतियाँ यूरोपीय संघ की तुलना में कम कठोर है। उन सभी देशों पर इस कानून को लागू किया जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अगले पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है कि इन वस्तुओं के आयातकों को कार्बन प्रमाण पत्र, कार्बन सर्टिफिकेट्स की खरीद करनी होगी जो उनके उत्पादों में निहित कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाएगा। अगर उन्होंने स्टील बनाया है तो उनके स्टील के उत्पादन में जितने कार्बन की मात्रा का उत्सर्जन हुआ है वो उस सर्टिफिकेट पर लिखा होगा और उसके हिसाब से उनको पे भी करना पड़ेगा। समझ जाइए कि क्या है ये कानून। इन प्रमाण पत्रों का मूल्य EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के कार्बन के मूल्य के बराबर होगा। ETS एक बाजार आधारित प्रणाली है जो EU के भीतर उद्योगों के उत्सर्जन को नियंत्रित करती है। जैसे आपने कार्बन क्रेडिट सुना होगा कि जो देश कार्बन का कम उत्पादन करते हैं उनको कार्बन क्रेडिट दे दिया जाता है, तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन में एक बनाया गया कार्बन क्रेडिट के जैसे ही यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में कार्बन मूल्य के बराबर जितना पैसा होगा जो आपने स्टील उत्पादन के दौरान कार्बन को उत्पादित किया है उस पर उतना ही पैसा लगाया जाएगा जो यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ चार्ज लगाती है। ओके, इसका उद्देश्य गैर EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। जो गैर EU के देश हैं, अब सुनिएगा इसका उद्देश्य, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी वाले पॉइंट नहीं हो सकते हैं।
इसका उद्देश्य है कि गैर ईयू के जो देश हैं वो भी स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करें और कार्बन लीकेज को रोकना है। जो निम्न पर्यावरणीय मानकों वाले देशों में कार्बन सघन गतिविधियों का स्थानांतरण है। अब सुनिएगा एक चीज़, यूरोपियन यूनियन के पास में पैसा है, रुपया है, पैसा है उसके पास, रुपये पैसे, और क्या है, टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड देश हैं, उसके नागरिक भी पढ़े लिखे हैं, उसके नागरिकों की आय भी ज़्यादा है। अब कोई अफ्रीका का देश है जो यूरोपियन यूनियन को स्टील निर्यात करता था, उसका देश जो है वो अलग है, उसके देश डेवलप नहीं है, इकॉनमी उसकी डेवलप नहीं है, स्टील का उत्पादन वो जैसे तैसे कर लेता था और बेच कर कुछ कमाता था। तो ये क्या हुआ, ये नए औपनिवेशिक युग का नया कानून लगेगा आपको कि आप हमारे यहाँ वही चीज़ भेजिए जो हमें मंजूर हो। तो बाकी देशों को भी इसी तरह के कानून लगा देना चाहिए कि यूरोप से जो भी कानून आएगा वो इस तरह से बना होना चाहिए और उसको ये पैमाने पर हम तौलेंगे और कुछ कठोर तरीके का अपना लेना चाहिए, तब जाके होगा असली। ये तो एक तरफा कानून नहीं लग रहा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, और बस यही था इसमें। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है आपका कि CBAM को लेकर भारत की चिंताएं क्या क्या हैं। देखिए भारत सरकार क्यों चिंतित है इसको लेकर, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि भारत के बहुत सारे चीज़ों का निर्यात किया जाता है यूरोप में, और यूरोपियन यूनियन के हम बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, और इससे हम आने वाले समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इससे प्रभावित होगा। लागत की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी होगी, यानी कि जैसे ही हमारी लागत में वृद्धि हो जाएगी तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो हमारा सामान जो है यूरोपियन यूनियन में कम बिकेगा। वहाँ के लोग जो हैं वो अपना सामान ज़्यादा बेच पाएंगे क्योंकि वो तो उसी कानून के हिसाब से बनाएंगे। अब हम डेवलपिंग नेशन है तो हमें तो दिक्कत होगी ही। एक रिपोर्ट के अनुसार CBAM 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन संघ में चुनिंदा आयात पर 20 से 35% कर टैक्स के रूप में अभिव्यक्त होगा। 20 से 35%। भारत के लौह अयस्क प्लेट्स, लौह इस्पात, एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्यात पर 26.6% यूरोपीय संघ को जाता है। ये सब हम 26% निर्यात, ये सब कहाँ जाता है तो यूरोप में जाता है। ये उत्पाद CBAM से प्रभावित होंगे। भारत EU को सालाना लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के माल का निर्यात करता है जो इससे प्रभावित होगा, जिसकी संख्या जो है वो कम हो सकती है, जिसका अमाउंट जो है वो कम हो सकता है। अनुपालन संबंधी भी मुद्दा है। अनुपालन के दृष्टिकोण से चुनौती है। यह भारतीय उत्पादकों और आयातकों के लिए प्रशासनिक व तकनीकी चुनौती भी पैदा कर सकता है, जिसे यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप अपने उत्सर्जन की निगरानी, गणना, रिपोर्ट व सत्यापन की आवश्यकता होती है। अगला क्या है, भारत की छोटी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी जो टाटा स्टील है जैसे, तो उसको तो कम नुकसान होगा क्योंकि वो उसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी बदल लेगी वो। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो उत्पादन करती हैं इन सब चीज़ों का, उनके ऊपर बहुत ही भारी प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि वर्ष 2006 में भी हुआ था, जब यूरोपीय संघ ने रासायनिक आयात को विनियमित करने के लिए कठोर व्यवस्था EU रीच लागू कर दी थी। कब, तो 2006 में। किसके लिए, तो रासायनिक आयात को रेगुलेट करने के लिए। जो केमिकल आयात होते हैं, जो केमिकल आयात किए जाते थे यूरोपियन यूनियन में, उसको रेगुलेट करने के लिए 2006 में उसने रीच कार्यक्रम को यूरोपियन यूनियन लागू किया था। उसके बाद हमारा भारी नुकसान हो गया था। FTA के मानदंड के विरुद्ध भी है। CBAM की एक नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में आलोचना की जा रही है, जो शून्य शुल्क FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अवहेलना करती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है कि भाई शुल्क नहीं आप लगाओगे, लेकिन यहाँ तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और ये 26% टैक्स की बात कर रहे हैं। ये भी एक विरोधाभास की स्थिति है। भारत को EU के CBAM के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहिए, अब मुझे बताइएगा आप जरा सोचकर कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए आगे क्या है, बहुपक्षीय मंचों पर CBAM का विरोध। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर CBAM का विरोध करना चाहिए क्योंकि यह तंत्र विकासशील विश्व की औद्योगिक क्षमता को सीमित कर साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को कमजोर करता है। और इसलिए भारत को क्या करना चाहिए, जगह जगह इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। UN से लेकर अलग अलग फोरम में इसका आवाज़ उठाना चाहिए। निर्यात बाजारों में विविधता लाना। भारत को यूरोप के अलावा और भी जो देश हैं, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, इन देशों में हमें अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो कि यूरोप पर हमारी जो निर्भरता है व्यापार को लेकर वो कम हो सके। अगला क्या है, हरित उत्पाद को हम अपने देश में बढ़ावा दे सकते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार के प्रोडक्ट बने जो क्या हो, जो ग्रीन हो, जिसको दुनिया भर में मान्यता मिले, क्योंकि आने वाला युग इन्हीं सब चीज़ों का होगा, तो इसलिए हमें वो भी करना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। पेड ग्रुप है अपना आंसर राइटिंग को लेकर, जिसमें 200 पर मंथ में या 1050 में 6 मंथ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैं मुहैया करवाता हूं।
आंसर राइटिंग करने के लिए। सेल्फ स्टडी कीजिए, आंसर राइटिंग मैं चेक कर दूंगा आपका, तो ज़रूर जुड़िएगा उससे। टेलीग्राम का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जोड़ दूंगा। और ज़रूर जुड़िए उससे, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी होता है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। रैंक आपका आंसर राइटिंग से ही डिसाइड होता है। पीटी तो बस पास करना के लिए होता है कि मेंस दे सकें आप। मेंस में ही अच्छे नंबर लाते हैं तभी जाके आपका रैंक अच्छा बनता है। एसडीएम बनेंगे या फिर नीचे का रैंक आएगा, ये किससे डिसाइड होता है? तो आंसर राइटिंग से। और वो मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, यकीन मानिएगा। आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसी हिसाब से आंसर राइटिंग भी करवाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कल भाषण देते हुए बोला कि 80% ऑफ इंडियन अर्बन पॉपुलेशन, जो है शहरी पॉपुलेशन, हैज़ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। लेकिन वो हाई स्पीड इंटरनेट आपके मोबाइल डेटा से नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये कहना भूल गए। मोबाइल डेटा में एक आप यूट्यूब का वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हो सही ढंग से शहर में। गांव में अपलोड हो जाता है जियो और एयरटेल से, शहर में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसलिए एक टावर पर बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है तो ठीक है, ज़रा देखते हैं कि इंटरनेट एक्सेस में हमारी स्थिति क्या है और किस प्रकार से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने यह भी बोला कि हम 5G को बहुत तेज़ी से रोल आउट कर रहे हैं देश भर में, और हम 6G का भी सोच रहे हैं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कोई 5G चला रहे हो? बताइए मुझे। एक भी नहीं होंगे, मुझे पता है। 5G अभी ऊपर चल रहा है, तो जिस दिन आपके फ़ोन तक आ जाएगा उस दिन देखेंगे। लेकिन 6G की भी बात हो रही है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के मामले हम कहाँ पर दूसरे दुनिया भर में हैं, और बहुत तेज़ी से 5G को रोल आउट किया। 2024 तक उम्मीद की जा रही है कि जैसे 4G सबके हाथों में है, तो 5G भी सबके हाथों में हो जाएगा 2024 के अंत तक। तो और इंटरनेट स्पीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और दुनिया में सबसे सस्ता डेटा के भी मामले में भारत का ही नाम आता है। सबसे सस्ता डेटा अपने यहाँ ही है, और उस डेटा का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। इंस्टाग्राम रील देखते रहते हैं दिन भर बैठ के और कुछ नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं कि इंटरनेट के मामलों में हमारी क्या स्थिति है। 2022 का एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे जब आप आंसर राइटिंग करें तो थोड़ा सा रेफरेंस देकर क्रेडिबिलिटी के साथ थोड़ा सा लिखें। ओके, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर किसी को ये PDF चाहिए होता है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको पेड वही ज्वाइन करना पड़ेगा। आप YouTube से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। वहाँ पर रेगुलर इसका PDF मैं दे देता हूँ, आर्टिकल डिस्कशन का भी और इसका भी, जिससे क्या होता है आपको लिखना नहीं पड़ता है। आप निश्चिंत होकर अभी न्यूज़पेपर सुनिए, इसको लिखिए मत। लिखने में जाएंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे ढंग से, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर बाद में जब आपको मैं PDF देता हूँ वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, या PDF को भी प्रिंट करवा सकते हैं। इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 4 क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं का नेटवर्क रेडीनेस परिदृश्य की माप करता है। प्रौद्योगिकी, लोक शासन व प्रभाव, इसी को लेकर इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। यह रिपोर्ट वाशिंगटन DC में स्थित एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलॉस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स साल के सूचकांक के 49 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, 32 ऊपरी मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, 36 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, 14 कम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल की जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? वैश्विक रैंकिंग। अमेरिका द्वारा सबसे अधिक नेटवर्क तैयार किए गए हैं, सबसे अधिक नेटवर्क में तैयार किए गए, तथा नीदरलैंड चौथे अवस्थान पर आ गया है। ठीक है ना, उस समय चौथे पर था, पहले स्थान पर नीदरलैंड आ गया है। 2022 का ये सूचकांक है। सूचकांक के सबसे बेहतर परिणाम सिंगापुर में है, जो कि दूसरे स्थान पर है, जबकि डेनमार्क छठे और फिनलैंड 7वें स्थान पर है। शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले अन्य 5 देश हैं स्वीडन तीसरे पर, स्विट्जरलैंड 5वें, जर्मनी 8वें, दक्षिण कोरिया 9वें और नॉर्वे 10वें पर है। शीर्ष 10 देशों के आधार पर NRI पुष्टि करता है कि यूरोप, एशिया और प्रशांत के कुछ हिस्सों तथा उत्तरी अमेरिका में उन्नत अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे बेहतर नेटवर्क वाले देशों में आते हैं। भारत की स्थिति क्या है? भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे, हमने रैंकिंग में सुधार किया है। पहले बहुत नीचे हुआ करते थे हम काफ़ी ऊपर आए हैं हम रैंकिंग में। बल्कि 2021 में 49.74 से वर्ष 2022 में 51.19 तक अपना स्कोर में भी सुधार किया है। भारत कई संकेतकों में सबसे आगे है। भारत ने AI प्रतिभा एकाग्रता में पहली रैंक हासिल की है, ये सबसे बेस्ट चीज़ था हमारे लिए। देश का मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान हमने प्राप्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूर संचार सेवाओं, वार्षिक निवेश, घरेलू बाजार आकार में तीसरा स्थान हमने प्राप्त किया है, और इन सब चीज़ों हमने अच्छा रैंक प्राप्त किया है। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सेवा निर्यात में चौथा स्थान है। FTTH, बिल्डिंग, इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और AI वैज्ञानिक प्रकाशन ने 5वां रैंक हासिल किया है। इंटरनेट के स्पीड के मामले में हम लगभग 41वें रैंक पर आते हैं। 41 या 42वां रैंक है, वो अलग होता है। ये इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स है, वो स्पीड वाला इंडेक्स अलग होता है, वो तो हर 2 महीने पर जारी होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास
अभी अपनी आय के स्तर को देखते हुए अपेक्षा से अधिक नेटवर्क तत्परता है। अभी भारत के पास अच्छा खासा है। यूक्रेन और इंडोनेशिया के बाद निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत 36वें में से तीसरे स्थान है। भारत 36 में से तीसरे स्थान पर है। मध्यम आय वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, और इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उसके बाद अगले टॉपिक कौन कौन से भारत सरकार कार्यक्रम चला रही है। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 है, भारत नेट कार्यक्रम है, सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, इसके अलावा और है पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना ये क्या है, देश में जगह जगह पर प्रधानमंत्री वाणी यानी कि वाईफाई हॉट स्पॉट बनाया जाएगा। जगह जगह पर जो मोबाइल में वाईफाई का इंटरनेट होता है उसको मुहैया करवाया जाएगा जगह जगह पर फ्री में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पीएम वाणी योजना भी किससे संबंधित है, तो हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करवाने से भी संबंधित है। और यही सब वो पहल है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, तो देश में इंटरनेट और संचार क्रांति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो टॉपिक बेहद शर्मनाक है और ये अच्छी टॉपिक नहीं है हमारे लिए। इनको तो जानते ही होंगे आप, महुआ मोइत्रा है। इन पर एक आरोप लगा है और आरोप बेहद गंभीर है। क्या है कि इनका जो संसदीय पैनल का एक लॉगिन और पोर्टल होता है जिस पर जो प्रत्येक मेंबर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना लॉगिन करके अपने सवालों को जो उनको संसद में पूछना है उसको फाइल कर सकते हैं। वो इन पर आरोप ये लगा कि इन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया जिसने दुबई में बैठकर इनके पोर्टल पर इनके लिए सवाल लिखे। और वो वकील है एक जिसके ऊपर आरोप लगा है और वो अडानी समूह से संबंधित सवाल थे, इसलिए क्वेश्चन फॉर कैश मतलब कि प्रश्न पूछे गए पैसे के बदले में। ये फिर से चर्चा में आ गया है कि फिर से सवाल क्या पूछा गया, पैसे को लेकर सवाल पूछा गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो जो लोकसभा का आचार संहिता समिति होता है उसने इनको बुलाया, लेकिन इन्होंने मना किया है कि हम अपीयर नहीं हो सकते 31 तारीख को। और ये बहुत ही बड़ा आरोप है। सोचिए हमारे संसद में कोई सदस्य बैठा हुआ है जो क्या सवाल पूछेगा ये दुबई से बैठा हुआ कोई वकील तय कर रहा है, तो ये तो सही नहीं होता है और ये किसी के लिए भी सही, लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं होता है। इन्होंने बताया कि जो रमेश बिधूरी का केस है उस पर इन्होंने भी सही बोला, कोई गलत तो नहीं है, आप ठीक है इस पर कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन रमेश बिधूरी जो था, जो बीजेपी का सांसद है, उसने संसद में खड़े होकर गाली बकी नए वाले संसद में, तो उस पर तो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, कुछ भी नहीं, एक सवाल भी नहीं पूछा गया उससे और उल्टा राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रभारी बना दिया गया। तो किसको सही बोलें किसको गलत बोलें, दोनों ही तरफ के लोग ऐसे ही हैं और यही है इनका गंध है ये, और कुछ नहीं मैं बोलूँगा। चलिए देखते हैं कि संसदीय जो आचार संहिता समिति है वो किस प्रकार से काम करती है और कितने लोग उसमें होते हैं। हम लोगों के बस में केवल यही है कि हम सिलेबस को फॉलो करते रहें, बाकी ये तो पता ही आपको क्या काम कर रहे हैं दोनों पक्ष के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता समिति दोनों पैनल में होता है, यानी कि राज्यसभा में अलग होता है आचार संहिता समिति और लोकसभा में अलग होता है आचार संहिता समिति। तो इसको जरूर ध्यान रखिए, दोनों पैनल अलग अलग ये समितियां काम करती हैं। लोकसभा का आचार समिति के बारे में लोकसभा की नियमावली रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट और बिजनेस इन लोकसभा में दिया गया है। इसके अनुसार लोकसभा में एक आचार समिति होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तथा इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इनका कार्यकाल भी फिक्स होता है, ये भी ध्यान रखना है कि 1 वर्ष के लिए ये काम करते हैं। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तीसरा आपके लिए सवाल हो गया, आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा सदस्य अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यह समिति लोकसभा कार्रवाई के दौरान किसी सदस्य द्वारा किए गए अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करेगी जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया गया हो। समिति लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करेगी तथा उसे समय समय पर इसमें संशोधन और बदलाव करने का भी अधिकार किसको होगा, तो लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता निर्माण करेगी और वही इसमें बदलाव भी कर सकेगी ये समिति। इस समिति के लिए निर्दिष्ट किसी शिकायत पर प्राथमिक जांच होगी। जांच पूरी होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों को एक रिपोर्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की अनुमति देगा, जिसके बाद इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा या सवाल जवाब किया जाएगा और इस प्रकार चर्चा आधे घंटे से अधिक की नहीं होगी और आधे घंटे की चर्चा में इस पर फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है। चर्चा के बाद सदस्यों की सहमति और सहमति के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और पारित होने के पश्चात उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आचार संहिता समिति को जरूर ध्यान रखिएगा। और ये लोकसभा के आचार संहिता समिति मैंने आपको बताया है, लोकसभा का, राज्यसभा का अलग होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दोनों सभा का अलग अलग आचार समिति होता है। दोनों सभा के जो सभापति होते हैं उनके द्वारा गठित की जाती है और 1 साल का कार्यकाल होता है इसका और वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर सख्ती से काम करे तो लोकसभा में कोई गलत शब्द तक नहीं बोल सकता है, लेकिन ये भी पार्टी और राजनीति से प्रभावित होकर काम
काम करते हैं। एक सदस्य को तो बुलाते हैं, उनको समन भी भेजते हैं, दूसरे सदस्य को कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार स्पेशल का अपना न्यूज़ देख लेते हैं और आज का न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा आपका। बिहार स्पेशल में क्या है आपके लिए, बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन पर जोर, 100% हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए मक्का उत्पादन से क्या किया जाएगा, मक्का और जो और भी चीज़ें होती हैं जिनसे इथेनॉल बनाया जा सकता है। और इथेनॉल क्या होता है कई सारे लोगों को यही नहीं पता होगा, वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इथेनॉल हम क्यों बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम पेट्रोल में इसको मिक्स करेंगे। 25% मिक्स करना है हमें, लक्ष्य रखा है हमने कि 25% हम पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जो तेल का आयात करना पड़ता है वो आयात निर्भरता हमारी कम हो जाएगी धीरे धीरे, और इथेनॉल के मिश्रण से किसानों की भी आय बूस्ट होगी। तो एक तीर से दो निशान हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बाहर से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी करता है वो भी सही हो जाए और हमारे देश में किसानों की आय भी अच्छी हो जाए। और बिहार में हो रहा है, ये राष्ट्रपति महोदय आएंगी तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 26 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश में मक्के का रकबा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार की योजना सभी जिलों में मक्के की खेती पर जोर देना और 100% हाइब्रिड बीज लगाना भी है। हाइब्रिड बीज 100% लगाया जाएगा मक्के का, जिससे क्या हो, उत्पादन जो हो वो खूब सारा बूस्ट हो, उत्पादन खूब सारा बूस्ट हो। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में मक्का की खेती का क्षेत्र विस्तार करने की योजना है। ज़्यादातर उत्तर व पूर्वी मैदान क्षेत्रों में किसानों के द्वारा सबसे अधिक मक्के की खेती की जाती है। ये रहा अपना बिहार, ये बीच से गंगा नदी बह रही है, ये हो गया उत्तर का इलाका और ये हो गया पूर्वी, यानी कि ये जो भाग है इसमें बहुत ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है। उत्तर व पूर्वी मैदान के क्षेत्र में किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा अधिक मक्के की खेती की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर गन्ने की मैं बात करूँ तो गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, तो तिरहुत प्रमंडल जो दिखता है आपको इस प्रकार से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से मुजफ्फरपुर तक आते हैं पूरा, ये जो तिरहुत प्रमंडल है इसी में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो इसी क्षेत्र में होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बिहार के स्पेशल को। विदित हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया और इसी के बाद से इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। पता ही होगा राष्ट्रपति महोदय आई थी बिहार और उन्होंने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की। पहला कृषि रोड मैप कब शुरू हुआ था, बार बार मैं बताता हूँ, 2008। आंसर राइटिंग उपयोग करना है, बीपीएससी में अब नहीं पूछेगा ये सब चीज़ें। बिहार सरकार ने रबी के मौसम में सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से हाइब्रिड मक्के संकर बीज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रबी में मक्के के बीज का 100% हाइब्रिड बीज लगाने की तैयारी है। जो रबी फसल की बुआई अब शुरू हो जाएगी, आपको पता ही होगा, कुछ दिनों में धान कटने शुरू हो जाएंगे, संपूर्ण रूप से धान कट के फिर क्या होगा, रबी की बुआई शुरू हो जाएगी। इसीलिए रबी से पहले के सारे कार्यक्रम आपको दिखते हैं। किसानों को इसके लिए बीज पर अनुदान के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल भी की जा रही है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य में इस बार 1.50 लाख एकड़ में मक्का की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 12,000 क्विंटल तक मक्का उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम आने वाले समय में मक्का से इथेनॉल बनाएंगे। अब इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, केमिस्ट्री में सबसे बेसिक टॉपिक होता है यार। ये गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास जैसे विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित जैव ईंधन होता है, बायोफ्यूल होता है एक। और अलग अलग चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें, गन्ना, मक्का, चावल, इन्हीं से किण्वन की विधि के द्वारा अपना उत्पादित किया जाता है। मैं बताता हूँ आगे। इथेनॉल के उत्पादन प्रक्रिया में खमीर द्वारा एथिनील हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा का किण्वन किया जाता है। शर्करा का किण्वन किया जाता है, इसमें शर्करा का किण्वन किया जाता है। यही प्रोसेस है किसका, तो इथेनॉल बनाने का। इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल होता है, शुद्ध अल्कोहल, ये पीने वाला अल्कोहल नहीं होता है। इतना शुद्ध अल्कोहल आप नहीं पी सकते हैं, ये बीमार कर सकता है इंसान के लिए। तो 99.9% शुद्ध अल्कोहल होता है इथेनॉल, जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। इसको पेट्रोल के साथ हम मिश्रित करने पर स्वच्छ ईंधन का भी प्रारूप हो सकता है। ईंधन योग्य होने के अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन से घुलनशील पदार्थों के साथ साथ डिस्टिलेज का सूखा अनाज, बॉयलर के भस्मक राख से पोटास जैसी चीज़ें भी इसमें शामिल की जा सकती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इथेनॉल का थोड़ा सा परिचय था। 99.9% शुद्ध अल्कोहल होता है ये, और किण्वन के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक रहा। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, कुछ कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सुधार करना हो तो बता सकते हैं, ज्वाइन करना हो तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।